हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इसके अलावा प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन ए के साथ। तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको फाइंड करना है। तो देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, है ना। प्राइम नंबर जो अपने टेबल्स में आते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 से स्टार्ट होता है। 4, 6, 8, 9, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी आते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और कंपोजिट नंबर आपका सबसे छोटा 4 होता है। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना। तो एलसीएम में क्या होता है, जो बेस है 2 की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो जो 2 है ना, वो बड़ी पावर में लिया जाता है एलसीएम में। जो भी आपका बेस होगा उसकी हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4 आंसर इसका एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना होता तो कम पावर लेते थे, 2 की पावर 1 यानी 2 आता आंसर। बट अभी एलसीएम में तो इसलिए 4 आएगा आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, उनको भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्लेलिस्ट के 3-4 क्वेश्चन पेपर उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। √2 माइनस √3 कैसा है? रेशनल है, इंटीजर है, इरेशनल है कि कुछ भी नहीं है? तो देखो, √2 कभी रूट से सिंप्लीफाई बाहर आएगा नहीं। √2 है ना, अगर √4 होता तो 2 आ जाता, वो रेशनल हो जाता है। ऐसे √9 होता तो 3 आ जाता, तो फिर आपका आंसर माइनस करके रेशनल हो जाता। बट अभी √2 भी कभी अपने रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √3 भी आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी एक इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो जब दोनों इरेशनल है तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी इरेशनल होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इनका जो इरेशनल का डिफरेंस निकालो, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन निकालो या एडिशन, अगर ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है तो इनका प्लस माइनस भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इसका 1 0 दिया हुआ है 2, तो आपको के फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। तो आपको पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ था एक्स की फॉर्म में, बट इन्होंने बोला कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक के 0 कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 0 होते हैं ना। तो अगर एक 0 2 है तो एक्स की वैल्यू 0 का मतलब एक्स की वैल्यू है। एक्स की जगह अगर मैं 2 रखूँ इस पूरे पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ एक्स है ना, 2 रखा, फिर स्क्वायर, फिर 2 रखा, प्लस के। अब देखो, ये क्योंकि 0 है ना, ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का 0 तो इस पूरे पॉलिनोमियल को ये 0 के इक्वल कर देगा। तो अब यहाँ से के लिए सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, प्लस के इक्वल टू 0, 4 + 6 10, 10 + के इक्वल टू 0। तो के निकालना है तो 10 को प्लस से वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको एक 0 दिया जाए तो उसमें एक्स की जगह वो उसको रख देते हैं और इससे के या पी जो भी होगा वो फाइंड आउट हो जाता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, इसके कैसे रूट है? रियल रूट है, 2 इक्वल रियल रूट है कि नो रियल रूट है या मोर देन 2 रियल रूट है? तो पहली बात तो क्वाड्रेटिक है तो मोर देन 2 रियल रूट तो हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आपको चेक करना है रियल है कि इक्वल रियल है कि नो रियल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम बताएंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0 से, तो देखो x² के साथ होता है वो a होता है, तो x² के साथ यहाँ 2 है तो a 2 आ जाएगा। b x के साथ है तो x के साथ क्या है आपका -√5, माइनस भी लेना है। एंड c आपका कांस्टेंट टर्म है यानी 1। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b की जगह आप रख दीजिए -√5 और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, -4, a की जगह 2 और c की जगह 1 है ना, a 2 है c 1 है। अब √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट में जब भी स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है, तो 5 आ जाएगा और माइनस भी 2 बार है मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा।
ऐसे ही 4 2 8 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई में माइनस सिर्फ एक है तो इसलिए माइनस लगेगा, यहाँ 2 बार था तो इसलिए प्लस हो गया था। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 आ जाएगा, बट साइन बढ़ेगा लगेगा तो माइनस। तो डी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब डी नेगेटिव का मतलब डी की वैल्यू 0 से कम आ रही है। अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो नो रियल रूट होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता यानी पॉजिटिव आता तो आप बोलते टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू रूट होते बट डिस्टिंक्ट रियल रूट होते, अलग अलग होते बट होते रियल रूट। और अगर डी 0 आ जाता तो आप बोलते टू इक्वल रूट। अगर डी 0 आता तो टू इक्वल रियल रूट होते। यहाँ डिस्टिंक्ट होंगे डी ग्रेटर देन 0 पे। तो देखो अगर डी ग्रेटर देन 0 आता तो ए ऑप्शन होता, डी इक्वल टू 0 आ जाता तो टू इक्वल रियल रूट हो जाता, बट डी लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट है, यानी कि इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डी निकाल के देखना है। डी होता है b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 9 y = 17, ये कैसी लाइन्स हैं और फिर इनका इंटरसेक्टिंग, मतलब ये कैसी लाइन है पहले तो पूछा। लाइन का मतलब ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। तो जब भी आपको x भी गिवन हो और y भी गिवन हो तो पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। इसको आप ग्राफिकली अगर चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो। देखो x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है, x का 9, x = 9 का ग्राफ कैसे जाएगा, x के 9 से, x का अगर यहाँ ये x एक्सिस का ये 9 पॉइंट है मान लो, तो x के 9 से होते हुए ऐसे चला जाएगा। जब भी x = 9 है तो इसका लाइन, इसका ग्राफ कैसे बनता है, x के 9 से होता हुआ जाएगा। ऐसे ही y = 17 की लाइन का ग्राफ कैसे जाएगा, ये y का 17 है मान लो, y एक्सिस का पॉजिटिव 17 है। अब ये y के 17 से होती हुई जाएगी इसकी लाइन। तो जब भी y = सम नंबर हो तो y के उस नंबर से होता हुआ जाएगा, x = सम नंबर हो तो उसके x। अब आपको दिख रहा है ये दोनों लाइंस कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग की तो आ रही है, दोनों काट रही है ना एक दूसरे को। और किस पॉइंट पे काट रही है, तो हमेशा पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं और बाद में y वाला। तो देखो x से कितना है 9 है और y से कितना है 17 है, तो 9 और 17, तो x का जो पॉइंट है वो आगे लिखना है और y का पॉइंट बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग है, 9 17 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच रेशो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आपको रेशो जब भी बोले तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। तो आपको 2 पॉइंट दिए हुए, तो 5 6 एंड -1 4 एंड पॉइंट्स है क्योंकि एंड लगा है बीच में। तो एंड पॉइंट्स को तो हम यहाँ पे एक इस एंड पे लिख देंगे, एक इस एंड पे लिख देंगे, है ना। और जो अंदर का पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है रेशो में लाइन को, इस लाइन को, तो वो रेशो तो जब निकालना होता है तो इस रेशो को k/1 मान लेते हैं। वैसे इसको हम m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं, इस रेशो को m/n बोलते हैं, बट जब निकालना होता है तो k/1 लेते हैं। अब ये जो अंदर का पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है इसका, क्योंकि ये वैसे तो x y है, ये पॉइंट क्या है x y होता है, बट आपको y एक्सिस बोल दिया ना कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस का जो पॉइंट होता है ना वो उसमें x 0 होता है और y होता है। तो जब भी y एक्सिस बोले तो इसके कोऑर्डिनेट x की जगह 0 रखना है और y, बट अगर x एक्सिस बोलेंगे तो x को x रखना है, y को 0 रखना है, तब ये रखना होता। अभी y एक्सिस बोला है तो 0 y रख देंगे। तो जो भी डिवाइड करता है वो अंदर रखते हैं और जो एंड में लगी, जिनमें एंड लगा होता है वो एंड में लगाते हैं, है ना। अब ये पॉइंट x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। और जब भी आपको रेशो की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला लगता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में ये जो अंदर का x पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये x होता है, ये y होता है। और क्योंकि इसका x तो 0 है और y है, तो हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो m तो x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n x1 से, ऐसे क्रॉस करना है। अगर x पॉइंट निकाल रहे तो m को तो x2 से और n को x1 से और बीच में प्लस और फिर नीचे m+n। ऐसे y के लिए कैसे करेंगे, y के लिए भी वही, m को y2 से मल्टीप्लाई, n को y1 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस और फिर नीचे m+n। बट आपको क्योंकि y एक्सिस बोला है ना, तो जब भी y एक्सिस बोले ना तो ये जो रेशो k निकलेगा ना, ये आपका x की साइड से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो y भी नहीं पता और m भी नहीं पता, k m क्या है, k है। तो यहाँ पे यहाँ से ना निकल के आंसर यहाँ से निकलेगा। तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पॉइंट्स, आपको x की साइड से ही आपका k निकलेगा। तो आप x के पॉइंट रख दो। ये देखो x पॉइंट है, x की जगह कितना रख दोगे 0, एंड m मैंने अभी आपको बताया k है, x2 आपका -1 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर n 1 है आपका, और ये x1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 5 -k +5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब, तो k+1 पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1 से होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब -k अगर +5 = 0 तो पहले +5 -5 होएगा और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू 5 आएगी।
तो रेशो क्या आ जाएगा 5:1, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको वाई एक्सिस बोले ना तो आपका जो रेशो निकलेगा वो एक्स की साइड से निकलता है। तो यहाँ सॉल्व वैल्यू रखने की खास ज़रूरत नहीं, अपना टाइम बचा सकते हो आप। और अगर ये एक्स एक्सिस बोलते हैं तो रेशो आपका वाई की साइड रखोगे जब आप पॉइंट, तब निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, एंड ये पूरा 1 से होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो रेशो आपका 5:1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो रेशो में लिखना है तो 5:1। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सर्कल दिया है, इस पर TP और TQ टेंजेंट्स है। TP TQ टेंजेंट है, देखो T पॉइंट से TP भी बनी है और T से TQ भी बनी है। एक तो TP अगर सेम पॉइंट से बनी है ना T से, तो TP TQ के बराबर होती है, बट यहाँ पे आपको साइड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको एंगल निकालना है क्वेश्चन में PTQ। तो ये क्वेश्चन तो बहुत NCERT टाइप ही है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कोई भी टेंजेंट पे टेंजेंट का, ये टेंजेंट है ना PT, तो P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P पे ही तो ये पॉइंट सर्कल को टच कर रही है ना, तो P और Q आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस आती है ना OP और OQ, तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखो आप। तो आपका ये टेंजेंट PT थी और ये TQ थी। अब आपको पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जा रही है, तो ये 90 बनाएगी। ये थ्योरम होती है, OP परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट PT पे। ऐसे ही OQ भी रेडियस, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छू रही है, तो ये OQ जो है, OQT जो टेंजेंट है आपकी, उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये तो आपको लिखना है कि जब भी कोई टेंजेंट पे कोई रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। 90 ये भी बनाएगी और 90 ये भी बनाएगी। अब आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना 4 साइडों से। तो आपको 3 एंगल तो पता चल गया, ये भी और ये भी, तो ये निकल जाएगा आपका। तो ये कैसे निकलेगा, इन चारों का सम कितना हो जाएगा 360। ये 3 आपको पता चल गए, ये 110 दिया है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये क्योंकि हमने लिख दिया। अब ये 90 90 110 इनको प्लस करोगे तो इधर ले जाके माइनस कर देना 360 में से, तो ये 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 90 90 करना ही है, रेडियस को इस पर 90 डिग्री करना होता है, इसको भी 90 डिग्री करना होता है, तो ये वाला निकल जाता है। कई बार आपको ना ये पूरा PTQ ना निकाल के आपको PTO निकालने को कह देंगे, PTO। तो आपको पूरा निकाल दिया ना आपने, तो PTO अगर निकालना है तो इसको आधा कर देना, 70 का आधा 35 हो जाएगा फिर तो, ठीक है। बट अभी आपको पूरा PTQ निकालना है। अगर PTO निकालना होता तो आधा करना होता, बट अभी पूरा निकालना था तो इसलिए 70 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इन क्वेश्चंस को तो करना ही अच्छी तरह से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी उनको, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर के भी, तो उनको भी आपको अच्छी तरह से करना है ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो 2 लाइन सेगमेंट AC एंड BD। AC एक लाइन सेगमेंट है, एक BD लाइन सेगमेंट है आपकी। उसके बाद उन्होंने बोला इंटरसेक्ट कर रही है दोनों P पे, और इस तरीके से कि PA 6 दी हुई है, ये दिख रही है आपको, ये 2.5 है, ये BP आपकी 3 है एंड PD आपकी 5 है। एंगल ये 50 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट बनेगा तो ये भी 50 हो जाएगा, एंड इसके अलावा ये 30 है। अब आपको बोला है कि PB एंगल निकालो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको दिख रहा है ये सिमिलर ट्राइंगल का केस है ना। तो ट्राइंगल में आपको पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि देखो 3/5 और 6/2.5 का रेशो तो इक्वल नहीं आएगा। ये 2.5/6 भी रखोगे और 3/5 रखोगे तो वो रेशो तो इक्वल नहीं आने की। हाँ देखो ये वाले रेशो इक्वल आ रहे हैं, 3 का 6 के साथ रेशो निकालो तो भी 1/2 आएगा, और 2.5 का 5 के साथ रेशो निकालो तो भी 1/2 आएगा, या फिर 6 का 3 के साथ तो 6/3 2 आ जाएगा एंड 5/2.5 2 आ जाएगा। तो ये ऐसे रेशो इक्वल नहीं आ रहे 3/5 और 2.5/6, बट ऐसे वाले रेशो आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो कई बार क्या होता है इसी से आपका रेशो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में आपको या तो तीनों रेशो बराबर करने होते हैं साइड्स के, है ना, साइड से, या फिर 2 रेशो बराबर कर दो और एक एंगल बराबर कर दो। एंगल तो मुझे दिख ही रहा है, एक 50, ये 50 इधर वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का भी, तो ये 50 ही है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना।
तो यहाँ पे ये वाला एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा, ये तो वर्टिकली अपोजिट्स आप लिख सकते हो, ये 50 आ जाएगा। बट आपको ये रेशो देखो, अगर आप ऐसे रेशो लोगे 3/5 और 2.5/6 तो वो इक्वल नहीं आएंगे, बट ये वाले रेशो मुझे दिख रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है AP/PB, AP/PB 6/3 2 आ रहा है। सेम ऐसे ही PD/PC 5/2.5, इसका डबल होता है ना तो 2 आएगा, यानी ये वाले रेशो इक्वल आ रहे हैं। तो हमने ये PA/PB को PD/PC के इक्वल कर दिया। अब आपको तो क्योंकि दो अलग, ये तो सेम ट्रायंगल की साइड्स आ गई एक अपॉन में, जबकि जब सिमिलरिटी होती है तो एक साइड इस PA के लिए इस ट्रायंगल की तो दूसरी इसकी आनी चाहिए थी। तो हमारा PA के अपॉन में PB नहीं आना चाहिए, PC आना चाहिए था, या PD आना चाहिए था, है ना। तो हमने क्या करा, ये आया हमारा रेशो, तो हमने क्या करा, इधर इधर का जो इस सेम ट्रायंगल पे दो साइड आ गई, यहाँ भी सेम ट्रायंगल पे दो साइड आ गई। तो हमने क्या करना है, इसकी ये वाली साइड यहाँ भेज देंगे और इसकी ये वाली साइड यहाँ भेज देंगे। तो क्रॉस कर दो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये वाला यहाँ भेज दो और ये वाला यहाँ भेज दो। अब आपका देखो, इस ट्रायंगल की PA एक कट लगा दो, इस ट्रायंगल की PD इसका भी सिंगल कट लगा दो। तो ये वाला रेशो ऐसी, इसका PB डबल कट लगा दो और इसका PC इस पे भी डबल कट लगा दो। तो ये अब देखो, अब इस ट्रायंगल की वाली साइड तो इस वाले की ये, तो जब भी सिमिलरिटी करनी हो तो डिफरेंट ट्रायंगल की रेशो लाने होते हैं, बट हमारे पहले नहीं बन रहे थे, हमने सेम ट्रायंगल से रेशो इक्वल किए एंड देन क्रॉस कर दिया। तो अब ये बन गया, सिमिलरिटी आ गई इसकी, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आ गया। अब आपको दिख रहा है ये 50 है या ये भी 50 है, तो आपने क्या करना है कि इसके सिंगल कट से इसके डबल कट पे ऐसे रोटेट किया इस एंगल से, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे भी रोटेट करो, इसके सिंगल कट से डबल कट और ये जो एंगल बराबर है वो वाला, तो इसका नाम पड़ गया APB और इसका नाम पड़ गया DPC, है ना। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि दो साइड के रेशो और एक एंगल इक्वल आ रहा है, उनके बीच का, साइड्स के बीच का एंगल आना चाहिए बराबर। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको कौन सा एंगल निकालने होगा, है क्वेश्चन में आपको बोला है कि PBA निकालो, PBA ये वाला एंगल निकालने होगा है। तो आपको दिख रहा है कि ये B एंगल पे बन रहा है ना PBA, तो इसका B आएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग में इसका C आना चाहिए। तो PBA PCD, इसका C आना चाहिए, PCD के बराबर होगा क्योंकि CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख सकते हो आप। अब ये PCD कैसे आएगा, PCD तो अभी आपको पता ही नहीं है क्योंकि PBA निकालना है, बट ये PCD के इक्वल है। PCD हाँ आप निकाल सकते हो, ये 50 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये 80 हो गए दोनों। तो ये कैसे आएगा, 180 में से इस 80 को माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो PCD 100 है तो PBA भी आपका 100 आ जाएगा। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया है कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज एक बार फिर से देख लेना वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेम साइड के रेशो बराबर आ रहे हैं, आपको डिफरेंट साइड के बनाने हैं, डिफरेंट ट्राइंगल्स के बनाने हैं, तो पहले आप सेम साइड से निकालो, फिर इसको यहाँ भेज दो। अब आप बाकी केस तो आता ही आपको, दो रेशो बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल निकालना है तो इसके बराबर है, और ये कैसे निकल सकता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो उस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 100, तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका सिंपल ही है, पॉइंट Q से क्या करा है, एक टेंजेंट बनाई है PQ और OQ को ज्वाइन किया है, 25 है, ये 24 है। अभी आपको मैंने बताया था टेंजेंट पे कोई भी रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी, टेंजेंट पे ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है तो ये 90 होती है, हमेशा याद रखना। तो OP PQ पे परपेंडिकुलर होगी। अब आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो दो साइड पता है तो तीसरी निकल जाएगी ना, पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, 90 के अपोजिट जो होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूज है आपका, तो हाइपोटेन्यूज को अलग रखो, उसका स्क्वायर, एंड बाकी जो दो साइड है OP से स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OP तो रेडियस है वो निकालनी है आपको, PQ आपका 24 है, इसका स्क्वायर, एंड ये कितना है 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 625 आ जाएगा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 576 आ जाएगा। अब ये प्लस हो रहा है, यहाँ लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा 49। अब OP स्क्वायर अगर 49 है तो OP निकालना है आपको, इसमें स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में बदल दो, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो OP कितना आ गया 7, जो कि रेडियस है आपकी। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आ गया, NCERT का ही क्वेश्चन है ये भी। तो ऐसे करके आपको टेंजेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से है। सेक थीटा आपको √2 गिवन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखो सेक थीटा √2 कब होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको आता है, चलो सेक थीटा नहीं आता है, कॉस थीटा तो पता है ना, तो सेक थीटा कैसे लिख सकते हो, 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा आपको √2 गिवन है। अब कॉस थीटा निकालना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/cos अगर √2 है तो कॉस थीटा निकालने के लिए इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, तो √2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√2। अब कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, यहाँ कॉस थीटा है तो इसे भी कॉस थीटा में चेंज करो, कब होती है इसकी वैल्यू 1/√2, cos 45 पे। अब यानी कि कॉस थीटा cos 45 है तो थीटा कितना आ जाएगा 45, ये थीटा 45 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कॉस थीटा आपको वैल्यू वाइज दिया हो तो आप इसे कॉस की टर्म में लेके आओ, कब होता है ये cos 45 पे, तो थीटा आपका 45 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करो, अब आपको निकालना क्या है, 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा आप निकाल चुके हो, 45 आ गया है, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह tan 45 लिख दो, इसी साइन थीटा की जगह sin 45 लिख दो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप वैल्यू रख दो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। sin 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है, तो ऊपर 1 + 1 2 आ जाएगा, एंड 1/√2 डिवाइड हो रहा है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/√2 है तो √2/1 बन जाएगा। तो जब ये डिवाइड फ्रैक्शन जो है डिवाइड हो रहा हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये 2 × √2 मल्टीप्लाई तो होगा नहीं अंदर रूट के, जब भी एक बिना रूट हो और एक रूट हो तो आप अंदर नहीं ले जा सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये एज इट इज़ बाहर ऐसी एक ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √2, तो 2√2 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2√2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम 11, 12 से लेके और भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, तो ये सबके सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी इस चैनल में, एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर्स जितने भी सॉल्व है तो आपको हेल्प मिलेगी CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सेक्शन C, D नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे इन सबके सोल्यूशंस, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इनका सोल्यूशन मिलेगा, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एंड कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा।